हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 डीएनएफ ब्लॉक। इससे जस्ट पहले अपन ने चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम क्या था, पी ब्लॉक। और अपन जानते हैं कि जो ब्लॉक की डेफिनेशन होती है या पीरियोडिक टेबल में जो ये ब्लॉक अरेंज किए जाते हैं वो इस बेसिस पे किए जाते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अपन कौन से सब सेल में फिल कर रहे हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में फिल करते हैं तो उसे एस ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। पी सब सेल में फिल करेंगे तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। अगर डी सब सेल में फिल करेंगे तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, और एफ सब सेल में फिल करेंगे तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, जैसे मैं अगर आपको कहता हूं कि 4s, तो इसका मतलब कौन सा एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल है, और s भी कौन सा है, 4 वाला है। ठीक है। अब जब डी की बारी चलती है तो देखो कुछ ऐसा है। अपन सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। अब 4s में फिल करने का मतलब है मैं कौन से एनर्जी लेवल में जा चुका हूं, फोर्थ एनर्जी लेवल में जा चुका हूं। कैसे पता चला, s के आगे कितना लिखा होता, 4। और 4s में फिल करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया, 3d में फिल किया। ठीक है। और 3d मतलब d कौन सा है, थर्ड एनर्जी लेवल का, जबकि अभी तक अपन कहां तक जा चुके हैं, फोर्थ एनर्जी लेवल में। इसका मतलब d हमेशा एक एनर्जी लेवल पीछे चलता है। यही वजह है कि d ब्लॉक एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन n-1 d सबसेल। कौन सी सबसेल में फिल करते हैं, n-d सबसेल में फिल करते हैं। n-1 क्यों लिखा, क्योंकि अगर अपन फोर्थ एनर्जी लेवल में तो d कौन सा होगा, थर्ड। अब देखो इसको आगे बढ़ाते अपन, 3d के बाद अपन किस में फिल करेंगे, 4p में, 4p के बाद किस में फिल करेंगे, 5s में। इसका मतलब अपन कौन से एनर्जी लेवल में चले गए, फिफ्थ एनर्जी लेवल में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4d में। अगेन d कौन सा है, एक पीछे। अगर और आगे बढ़ू तो 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, तो कौन से एनर्जी लेवल में आ गया, सिक्स एनर्जी लेवल में। उसके बाद 4f आया और फिर आया 5d। इसका मतलब d कितना है, अगेन एक पीछे, अपन 6 में बढ़ चुके हैं और d कौन सा है, 5। ठीक है। तो ये जो d जो होता है उसमें हमेशा एक पीछे चलता रहता है, मतलब d सबसेल जो होता है वो एक एनर्जी लेवल पीछे चलता है। यही वजह डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना है, n-1 d सबसेल में। ठीक है। अब कितने d यहां पर है, देखो 3d, 4d, 5d और 6d। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3d में फिल कर रहे हैं तो उसे 3d सीरीज कहेंगे, जो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक चलेगी। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में फिल कर रहे हैं तो उसे 4d सीरीज कहेंगे, और ये यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक चलेगी। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में भर रहे हैं तो 5d सीरीज, और 6d में भर रहे हैं तो 6d सीरीज, और इसमें भी ये 10 एलिमेंट आएंगे। ठीक है। 10 एलिमेंट ही क्यों, क्योंकि d में अपन कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10। एक और चीज, 3d सीरीज अगर पूछे कौन से पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड में, क्योंकि d तो एक पीछे चलता है। इसका मतलब ये कौन से पीरियड में होंगे, फोर्थ में। 4d फिफ्थ पीरियड में, 5d सिक्स्थ पीरियड में, और 6d सेवंथ पीरियड में। ये आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसमें कितनी सीरीज है, 4 सीरीज। कौन सी सीरीज कौन से पीरियड में आ रही है, और हर सीरीज का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का नाम और उसका एटॉमिक नंबर अपन को लर्न रखना है। एक और चीज, यहां पर नीचे मैंने स्टार्टिंग के दो क्यों लिखे, क्योंकि स्टार्टिंग का फर्स्ट और स्टार्टिंग का सेकंड जो है उसके बीच में 14 का गैप है। और ये 14 का गैप क्यों है, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन कहां पर, ये जो 14 एलिमेंट है ये किस से बिलोंग करते हैं, एफ ब्लॉक से। ठीक है। लेंथेनम के बाद के 14 गायब है, उन्हें लेंथेनॉइड कहेंगे। एक्टिनियम के बाद के 14 गायब है, उसे एक्टिनॉइड कहेंगे। और वो दोनों किसका हिस्सा है, एफ ब्लॉक का, ना कि डी ब्लॉक का। आगे बढ़ते हैं, अपन को इस चैप्टर में 3D सीरीज पे फोकस करना है। तो 3D सीरीज जो होती है उसका अपन सबसे पहले तो लिखते हैं कि कौन कौन से 3D सीरीज में एलिमेंट है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा। सबसे पहले अपन स्कैंडियम का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s में, तो कितना होगा 2। उसके बाद फिल करेंगे 2s में, उसका भी कितना होगा 2। फिर किस में करेंगे 2p में, कितना होगा 6। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर चुका हूं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुका हूं। उसके बाद 3s में फिल करूंगा, उसमें भी 2 फिल कर सकता हूं। फिर 3p में फिल करूंगा, उसमें 6 फिल कर सकता हूं। ये कितना हो गया टोटल 18।
इन 18 इलेक्ट्रॉन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन की जगह अपन क्या लिख देंगे, आर्गन 18, जो कि इनर्ट गैस है। ठीक है, तो ये बार बार लिखने की बजाय अपन आर्गन 18 लिखेंगे। टोटल कितने बढ़ने, स्कैंडियम आता है 21 पे, तो 21 इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करने, 18 अपन कर चुके हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करने। तो इसके बाद 3p के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 4s में। 4s में भी कितने फिल कर सकता हूं, 2, तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20। एक और बाकी रहा, उसे 3d में फिल कर देंगे, 3d1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d1। जब टाइटेनियम में फिल करेंगे तो आर्गन 18 4s2 3d2। जब वेनेडियम में फिल करेंगे तो आर्गन 18 4s2 3d3। जब क्रोमियम में फिल करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होना तो क्या चाहिए, 4s2 कितने हो गए 20, और ये 24 में आ रहा है तो 3d4। ठीक है, तो 20 और 4 ये 24 हो जाएंगे। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन ना होकर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज देंगे 4s1 3d5। ऐसा क्यों हुआ, इसका अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल करा दूंगा तो डी में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा किया गया। Mn का वही तरीके से बढ़ना है, आयरन का भी बढ़ना है, कोबाल्ट का, निकल का। फिर कॉपर में वो है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4s2 और 3d क्या होना चाहिए था, 9। अगेन अपन इसको फुलफिल बनाने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव करा देंगे तो 4s1 3d10। यही वजह इन दो पे मैंने स्टार लगाया। ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन है, जो अपना वो प्रिंसिपल होता है जिससे अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसको ये फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद ये जिंक का, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप ये नोट कर लीजिए। और इन दो का ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, ये क्वेश्चन बन सकता है, उसे अभी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं और देखते हैं कि ये जो क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में जो अपन ने चेंजेस किए, जो एक्सेप्शन था क्रोमियम एंड कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में, ऐसा क्यों किया। या फिर अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि रीजन ऑफ एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर क्या है। ठीक है, तो देखो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से देखें तो ये होना चाहिए, उसमें 24 अपन को क्या फिल करने थे, इलेक्ट्रॉन। तो 18 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए 4s में, 20 हो गए, और फिर 4 इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करने चाहिए थे 3d में, तो 3d4। तो 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, जो कि रॉन्ग होता है। और कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है तो 4s1 3d5। ठीक ऐसे कैसे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4s1 3d10। इन दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन ये सही माने जाते हैं। तो इनका क्या कारण है, ऐसा क्यों किया अपन ने। तो देखो सबसे पहले है कि d जो होता है, उस d के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, d सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और जब इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो ये कहलाएगा हाफ फिल्ड, और जब इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो इसे कहेंगे फुल फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोले तो D5 और D10 जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होता है। और यही वजह है कि ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करवा दिया जाता है। तो पहला कारण तो है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ऐसा किया गया। दूसरा, ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, वो तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो, और वो भी यहाँ होता है। देर इज ए नेग्लिजिबल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s सब सेल। ठीक है, ये दो कारण की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन में ये चेंजेज आया। ओके, नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ 3d सीरीज। देखो 3d सीरीज का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं तो उसमें ऐसे होता है 4s2 तो होता ही है। अब 3d में यहाँ पर 1 2 3 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, तो जनरली फोर्थ ये आउटर मोस्ट सेल कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे देखो क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4, और इसमें कितना है 3। तो ये आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल में जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो अभी अपन ने क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखा, इसमें चेंजेज की वजह से 4s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, इसमें भी 1। तो क्रोमियम और कॉपर को छोड़ दें तो बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने ट्रांजिशन एलिमेंट का, कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें
या तो उनकी एलिमेंट्री फॉर्म में, मतलब नॉर्मल एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब, या उनकी कोई भी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी जो है वो पार्शियली फिल्ड है, मतलब डी 10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। दोज डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, डी सबसेल पार्शियली फिल होना चाहिए, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 चलेगा, D10 नहीं होना चाहिए। किस किस में नहीं होना चाहिए? दोनों में नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो उनकी एलिमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए या फिर उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में नहीं है तब उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे। दोनों में से किसी एक में भी हो गया तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट मानना है। जैसे टाइटेनियम, अगर ये चेक करना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और क्या होता है? आर्गन 18, ये किस पे आता है? 22 पे आता है, तो आर्गन 18 4s2 3d2। अब डी जो है पूरा फिल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, किस किस में? एलिमेंट्री फॉर्म में और साथ ही साथ में उसकी सारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानना है। अगर दोनों में से किसी भी एक में पार्शियली फिल्ड हो गया तो उसे क्या मानेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे। एकदम सिंपल। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S में 2 और D में होंगे 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे S में 0 और D में 10। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 है, नॉर्मल फॉर्म में भी D10 है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, तो कौन कौन से? जिंक, कैडमियम और मरकरी। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है दोनों में, एलिमेंट्री फॉर्म में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे जिंक का लिखते हैं, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d10, डी कंप्लीटली फिल्ड है, और इसकी एक ही स्टेबल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कौन सी? Zn+2, जो कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या? आर्गन 18 4s0 3d10, उसमें भी डी कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये कैसा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक पूछता है कि कॉपर जो है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है? आर्गन 18 4s1 और 3d10, 3d10 है मतलब डी कंप्लीटली फिल्ड है। फिर इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों मान रहे हैं? तो ये वापस चलता है अपन डेफिनेशन में। डेफिनेशन में कहा कि एलिमेंट्री फॉर्म या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में से किसी एक में भी अगर डी पार्शियली फिल्ड है तो उसे अपन क्या मानेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे। कॉपर में मान लिया कि एलिमेंट्री फॉर्म में डी कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Cu+2, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखे तो क्या होता है? आर्गन 18 4s0 3d9, उसमें डी कैसा आ रहा है? D9, बोले तो पार्शियली फिल्ड है। इस एक ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कॉपर भी कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारे क्वेश्चन अच्छे सिंपल से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक से? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? पहला क्वेश्चन, डी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? Zn, Cd और Hg। Zn क्यों नहीं है? ये उसका कारण। कॉपर में तो D10 है, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि Cu+2 में कैसा है? पार्शियली फिल्ड है। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट अपने जनरल ट्रेंड्स, या कुछ अपन को ये चेक करना है कि जैसे अपन ने पी ब्लॉक में भी किया था, जो प्रॉपर्टीज होती है एटॉमिक साइज वगैरह वगैरह। तो पहला लेते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो देखो अपन सब जानते हैं कि जो आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से पोजीशन क्या है। अगर वो दूर है तो साइज बड़ी, वो पास में तो साइज छोटी। इसको अपनी तरफ कौन खींचता है? न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे अपन एक पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जाता है, जिससे साइज क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। जो जनरल ट्रेंड है वो क्या है? लेफ्ट टू राइट में बढ़ने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पर क्या होगा? जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो बाहर नहीं फिल किया जा रहा, वो कहां फिल किया जाएगा? या बीच वाली सेल में, कौन सी? थर्ड एनर्जी लेवल में। न्यू इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा n-1 में, जैसे 3D सीरीज के केस में ये थर्ड में फिल करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन बीच बीच में आएंगे ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्शन से बचाएंगे और खुद रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे ये न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है उसके अपोजिट काम कर रहे हैं।
तो न्यूक्लियर चार्ज साइज को छोटी कर रहा है और ये साइज को बड़ा करने में लगे, और ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर करते हैं। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए साइज घटती है लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेकिन उतनी नहीं जितना जनरल ट्रेंड होता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम साइज है, या फिर जो डिक्रीमेंट है वो बहुत ही स्मॉल है। तो उसका कारण क्या होगा कि न्यू इलेक्ट्रॉन अपन बाहर फिल नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, n-1d में, जो कि सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज एडेड डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन द आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन एज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। दिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम करने लगेगा। ड्यू टू दिस एटॉमिक रेडियस जो है ऑलमोस्ट सेम, या फिर जो डिक्रीमेंट है, डिक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीमेंट बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये कारण है किसका, एटॉमिक और आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में उसका। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? सपोज करो कि ये एक कोई एटम का न्यूक्लियस है और ये इसके जो बना रहा हूँ वो इसके एनर्जी लेवल है। तो इसके सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। और ये एटम आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लो ये एक कोई सब्सटेंस का एटम है, जैसे अपन मेटल का एटम इसलिए एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इसे एनर्जी दी और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बना दिया, M+ आयन बनाया। और ये एनर्जी जो देने पर ये हुआ उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि अपन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया इसलिए ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अगर इस M+ में और एनर्जी दूं और एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूं, M+2 बन जाएगा, ये कहलाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑलमोस्ट सेम रहती है, इंक्रीमेंट वेरी स्मॉल होता है। इससे पहले अपन एक चीज़ वापस रिवीजन करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी होती क्या है। तो लेफ़्ट टू राइट जब अपन मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। और इसके इंक्रीज होने का कारण है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये जनरल ट्रेंड होता है। अभी अपन ने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एटॉमिक साइज जो होती है डिक्रीज होती तो है, लेकिन डिक्रीमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम रहती है। और जो डिक्रीमेंट का जो फ़र्क है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में भी ये चेंजेज क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इंक्रीमेंट बहुत कम होगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम और इंक्रीमेंट इज वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है, और एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का ट्रेंड जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वो भी ऐसा ही है कुछ, कि वो एक दूसरे दो इफेक्ट लगते हैं। जैसे जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हैं, एक तो न्यूक्लियस के अंदर जो है चार्ज बढ़ता रहता है, इस हिसाब से क्या होनी चाहिए, साइज कम होती जानी चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अपन किस में फिल कर रहे हैं, n-1d ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं फिल होकर अंदर फिल हो रहा है। और जैसे जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ेंगे अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे जस्ट एक सेल अंदर में। और ये जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, किसके टूवर्ड्स पे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के टूवर्ड्स में। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे दो अपोजिट इफेक्ट बढ़ रहे हैं। एक तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, और एक लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन के नंबर है ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। और ये एक दूसरे के इफेक्ट को थोड़ा काउंटर कर देते हैं, जिससे लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है उसमें चेंज वेरी स्मॉल होगा। और अगर एटॉमिक साइज में स्मॉल चेंज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है क्रोमियम की और कॉपर की वो अनयूजुअली वेरी हाई होती है। तो पहले अपन एक चीज़ समझते हैं कि सपोज करो ये एक गैसियस एटम था, इसको अपन ने एनर्जी दी और वो किस में कन्वर्ट होगा, मेटल आयन में। फिर इसे अपन और एनर्जी देंगे और वो किस में कन्वर्ट होगा, और मेटल आयन में। मतलब उसके मेटल आयन में पहले तो +1 था, अब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा।
और जनरली सारे एटम के लिए ये ट्रेंड देखा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो होती वो फर्स्ट से क्या होती, ज़्यादा ही होती है। ऐसा क्यों? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं तो उसके बाद जो ये कैटायन बना है इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता है। और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कब? सेकेंड टाइम। और यही वजह है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि ज़्यादा क्यों है, क्वेश्चन ये है कि अनयूजुअली वेरी हाई क्यों है, मतलब इतनी ज़्यादा हाई क्यों है। तो उसका कारण देखते हैं। ऑब्वियस थिंग है, कारण कहीं ये रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होगा सेकंड टाइम। तो देखते हैं क्यों है मुश्किल। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s1 और 3d5। जब अपन ने एनर्जी दी तो उसने एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से लूज कर दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 18 4s0 3d5। और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, किसकी वजह से? हाफ फील्ड तो है ही है और बाकी कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4, जो कि कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। तो अगर आपको करना पड़ेगा तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और यही वजह है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये का ये क्वेश्चन कॉपर के लिए भी पूछा जा सकता है। कॉपर में भी सेम सीन है, 4s1 3d10 है। एक इलेक्ट्रॉन तो वो आसानी से लूज कर देगा, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। क्योंकि 4s में तो जीरो हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 3d कंप्लीटली फील्ड, अंदर सब कंप्लीटली फील्ड। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये 3d9 कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा, जो कि लेस स्टेबल है। अगेन ये इस लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होना चाहता। यही वजह है कि तुम्हें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जनरली ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है पहले के कंपेयर में, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन सेकंड टाइम बनेगा वो कम स्टेबल है। और यही वजह है कि क्रोमियम और कॉपर का जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो एक्सेप्शनली क्या होता है, हाई होता है। जब भी आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन करें तो कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखें, सब खेल कॉन्फ़िगरेशन का ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है मेटेलिक नेचर। तो देखो मेटेलिक नेचर क्या होता है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट थे वो भी सारे मेटल्स थे, लेकिन एस ब्लॉक के मेटल और इनके मेटल में कुछ डिफरेंसेज हैं। जैसे एस ब्लॉक के मेटल जो होते हैं वो ज्यादा मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, एलॉय नहीं बना सकते। ये जो मेटल है ये डक्टाइल भी ज्यादा होते हैं, एलॉय भी बना सकते हैं, मेलेबल भी होते हैं। डक्टाइल आप में से कोई नहीं समझता तो डक्टाइल का मतलब होता है उन्हें वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलेबल का मतलब उन्हें पीट कर सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये एस ब्लॉक के मेटल के कंपेयर में ज्यादा हार्ड भी होते हैं, ठीक है। और अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। थ्री टाइप के इनके वो मतलब अपन क्या कहेंगे पैकिंग पाई जाती है, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में की थी, एफसीसी, एचसीपी और बीसीसी। एक या मेटेलिक नेचर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हार्डनेस का, कि ये जो हार्ड है ये क्यों है और इनकी हार्डनेस किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनमें जो मेटेलिक नेचर है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि इनके एस और n-1d जो है उनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सराउंडिंग से उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा और उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। मतलब हार्डनेस जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हार्डनेस। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट पे देखा जाए, अपन 3D सीरीज की बात करें तो क्रोमियम जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। क्या होता है 4s1 3d5। टोटल कितने, 4s1 मतलब s में भी अनपेयर्ड है और 3d5 मतलब d में भी 5 अनपेयर्ड है। टोटल कितने हो गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यही वजह है कि क्रोमियम जो होता है वो क्या होता है 3D सीरीज में सबसे हार्ड होगा। अगर 4D सीरीज में देखें तो मॉलिबेडेनम और 5D सीरीज में देखें तो टंगस्टन। ये तीनों जो है अपनी अपनी सीरीज में हार्डेस्ट एलिमेंट है। और इसका कारण क्या है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस में एक इलेक्ट्रॉन और डी में कितने, 5, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वजह से हार्ड होंगे। सबसे कम हार्ड कौन से हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे लास्ट में आते हैं, बोले तो डी सीरीज में सबसे लास्ट में आते हैं, जिंक, सीडी और एचजी, ठीक है।
इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो S में 2 होंगे और D में 10। बोले तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए सबसे कम हार्ड होता है। हार्डनेस जो होती है ऊपर से नीचे जाने पर और घटती है, इसका मतलब ZnCd और Hg में सबसे कम हार्ड कौन होगा? Hg। और आप सब जानते हैं मरकरी तो क्या होता है? लिक्विड भी होता है। ठीक है, दो ऐसे एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो क्या नहीं होते अपने या तो गैस या फिर अपन क्या कह सकते हैं सॉलिड नहीं होते। दो ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं? मरकरी और ब्रोमीन, जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट है अपना कलर। तो देखो कलर जो है उसमें अपन को क्या करना है, एग्जाम में अगर ऐसा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कलर्ड प्रॉपर्टी पे कमेंट करो तो पहला तो ये करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड हो सकते हैं, जनरली कलर्ड होते भी हैं, उनके सॉलिड स्टेट में भी, उनके आयंस फॉर्म, उनके एक्वस सॉल्यूशन, ये सब कलर्ड होते हैं। और उसके कलर्ड होने का कारण है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे? उनका जो आयन बनाएगा उस आयन में चेक कर लो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर्ड है, सिंपल सा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन स्टेट। और कारण क्या है? दो कारण, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और एक डीडी ट्रांजिशन होता है। अब डीडी ट्रांजिशन क्या है? जब अपन अगला चैप्टर करेंगे, कौन सा? चैप्टर नंबर 9, तो उसमें अपन देखेंगे कि जब कंपाउंड बनता है तो डी के जो ये 5 अपने ऑर्बिटल होते हैं ये दो सेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ईजी सेट में और T2G सेट में। तीन अलग हो जाएंगे, दो अलग अलग हो जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन का यहां पर, कभी ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो अपन अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन सेट से इन दोनों सेट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे मूव करना क्या कहलाता है? डीडी ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन के लिए वो क्या करते हैं? एनर्जी एक्वायर करते हैं, और वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कौन से अपने स्पेक्ट्रा की होती है? विजिबल रीजन की होती है। तो जब ये इस पे व्हाइट लाइट गिरती है इन कंपाउंड पे, और किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करते हैं और डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं। जो रिमेनिंग चीज होती है वो क्या होती है? इमिट हो जाती है, और वो जो इमिट होगी उसके बेसिस पे कलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक पैटर्न याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में चलता है। जैसे अगर मान लो वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है ग्रीन रीजन के आसपास, तो वो कैसे दिखेंगे? रेड। अगर वो रेड रीजन के आसपास एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कैसे दिखेंगे? ग्रीन। अगर वो येलो रीजन के आसपास का एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कैसे दिखेंगे? पर्पल। पर्पल के आसपास तो येलो, ऑरेंज करेंगे तो ब्लू, ब्लू करेंगे तो ऑरेंज। ऐसा बहुत बड़ा सा चार्ट भी बन सकता है, ये मैंने समझाने के लिए। तो क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट दे एक्साइटेड टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर। और ये कौन से लोअर और हायर एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं? डी से डी में, डीडी ट्रांजिशन में। ठीक है, और जो कलर एब्जॉर्ब करेंगे उसके अलावा जो रिमेनिंग होगा उसे इमिट कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। सो दे अपीयर कलरफुल ड्यू टू इमिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का क्या मतलब है? जैसे अगर मान लो वो ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या आएगा? जो बाकी के जो इमिट कर रहे हैं उसका कलर का कैसा होगा? रेड होगा। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से अपन को एक तो ये चीज क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देना और एक एग्जांपल भी दे देना है, जो एग्जांपल अभी मैं आपको आगे करा रहा हूं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, आपको कुछ कंपाउंड के नाम दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा कलरफुल है और कौन सा कलरलेस। तो सबसे पहले उस कंपाउंड में जो मेटल है उसको आयन में कन्वर्ट करो, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और कॉन्फ़िगरेशन में देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो कलरफुल, नहीं दिख रहे तो कलरलेस। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आगे अपने हैं, डिस्कस करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, विच वन इज कलरफुल एंड वाई बिटवीन TiCl4 और TiCl3। TiCl4 और TiCl3 में से कौन ज़्यादा कलरफुल है? तो सबसे पहले अपन इस कंपाउंड में इसकी Ti की ऑक्सीडेशन निकालेंगे, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, नीचे 4 है तो कितना हो जाएगा? -4, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4, और इस वाले कंपाउंड में कितनी है? +3। ठीक है, तो अपन को +4 और +3 को कंपेयर करना है। अगर मैं +4 का अपन +3 और +4 का अपन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? देखो, तो टाइटेनियम जो होता है वो कौन से नंबर पे आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। तो इसका मतलब टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18, फिर 4s2 और क्या होता है? 3d2।
ठीक है। अब जब मेरे को Ti+3 का लिखना है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 4s0 3d1। और जब Ti+4 करना है तो एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, तो 4s0 3d0 हो जाएगा। अब इस वाले में और इस वाले में अपन को देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। दिख रहा है कि 3d1, इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, ये डी ट्रांजिशन शो कर सकता है और ये कलरफुल होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, तो ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसका मतलब TiCl3 कलरफुल होगा, TiCl4 कलरलेस होगा। इस क्वेश्चन को Ti+3 और Ti+4 के नाम पे भी पूछा जा सकता था, तो फिर अपन लिखेंगे Ti+3 कलरफुल है, Ti+4 कलरलेस है। एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा कि ये जो 4 आयन दे रखे हैं इनमें से कौन कलरफुल है और कौन कलरलेस, तो इन चारों आयन का कॉन्फ़िगरेशन अपन नोट कर लेंगे। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो उसके बाद देखते हैं इसका क्या है, 3d10 और 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एक भी अनपेयर्ड नहीं दिख रहा, तो ये कैसा होगा, कलरलेस। इसका कॉन्फ़िगरेशन आया 4s0 3d3। अब डी को 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कलरफुल होगा। स्कैंडियम+3 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस होगा। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे तो पेयर्ड हो गए लेकिन 2 अनपेयर्ड बच गए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से Na+2 भी कैसा होगा, कलरफुल। तो V+2 और Na+2 कलरफुल है इन चारों में से, और ये ऊपर वाले 2 कैसे हैं, कलरलेस है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और उसका कारण क्या है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट एनर्जी लेवल ऑफ Ns और N-1d जो होता है पास पास में होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। जनरली जो आउटर मोस्ट सेल है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं और जो स्टेट बनती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन यह आउटर मोस्ट Ns से तो इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे ही, साथ में N-1d के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और इसका कारण क्या है, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम। तो अगर आपको पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी किसी पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसकी पहली ऑक्सीडेशन स्टेट वो होगी जितने उसके एस में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे इसमें 2 है 2 है 2 है, क्रोमियम और कॉपर में के अलावा बाकी सब में एस में कितने, 2, तो ये सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, पहली ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में डी में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक एक करके आप क्या करो, निकालते रहो, और वो एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कैसे देखते हैं पर, जैसे स्कैंडियम है तो इसमें 4s में कितने, 2, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। फिर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, D1 है तो यहां पर 1 फिल कर देंगे, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भी निकाल लीजिए, तो +2 में एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हो गया, +3। हालांकि स्कैंडियम जो है वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, क्योंकि अगर ये तीनों ही लूज कर दे तो उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 बचता है सिर्फ, और जो कि बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन अभी मैं अलग से भी करवाऊंगा आपको। टाइटेनियम में देखते हैं, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट +2। उसके बाद D में कितने हैं, 2 और, तो D में ये पहला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा, दोनों अनपेयर्ड है, एक एक करके अगर एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करूं तो +2 के आगे +3 फिर +4। वेनेडियम में देखो पहली +2 फिर 3 अनपेयर्ड है तो +3 +4 +5, एक एक करके तीनों एक एक करके लूज हो सकते हैं। क्रोमियम देखो क्या है, 4s1, तो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। उसके बाद D में कितने हैं, 5, और 5 1 2 3 4 5 सब अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड है, तो +1 तो हो गई थी किससे, S के इलेक्ट्रॉन लूज करने से। अब यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर D का पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, दूसरा करेगा +3, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस हिसाब से तो +6 तक हो सकती है। देखो 5 अनपेयर्ड ये और एक ही है 6। मैग्नीज में देखें तो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, और उसके बाद 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करके +3 +4 +5 +6 +7, और 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी पॉसिबल है, +7, जो कौन सो करता है, Mn। अगेन ये क्वेश्चन भी मैं अभी क्वेश्चन में लिखवा दूंगा। नेक्स्ट है आयरन।
आयरन में देखते हैं तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। उसके बाद D6 है, D6 है तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये पेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड कितने बचे? सिर्फ 4 ही बचे। तो 4 अनपेयर्ड है तो सिर्फ 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3 +4 +5 +6। कोबाल्ट में जाते हैं तो 4s2, पहले में 2, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पीछे कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें से अनपेयर्ड काउंट करना है। अनपेयर्ड कैसे काउंट करेंगे? 7 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7। पीछे कितने अनपेयर्ड बचे? 3 अनपेयर्ड। ये 3 और ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 +4 +5। निकल में 4s2 की पहली और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, +3 और +4। कॉपर में पहली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। उसके बाद हिसाब से तो उसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन अपन थोड़ा फोर्सफुल करके एनर्जी देके निकाल सकते हैं, तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जिंक जो होता है वो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, वो रिलीज कर देगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन। एक और चीज मैं इधर ही क्लियर कर देता हूं, आपकी बुक में से इसमें से कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखी हुई है, लेकिन वो सारी मतलब उनकी जो मतलब मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारी लिखी हुई है। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज पे और आराम से इसको आराम से बना सकते हैं। इसमें याद करने की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीच बीच में कुछ लिखोगे तो फिर आप याद करोगे। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आगे है, तो आप पहले उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई स्कैंडियम एंड जिंक ओनली शोज +3 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो वैसे स्कैंडियम और जिंक जो होता है उसको बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह एक से ज़्यादा क्या शो करनी चाहिए, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करनी चाहिए। स्कैंडियम को कहने के लिए अपन लिख सकते हैं कि ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन +2 कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती, सिर्फ वो एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, और जिंक तो सिर्फ एक ही करता है, +2 ही करता है। तो इसका कारण बताना। तो देखते हैं, स्कैंडियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d1। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट वो सारे कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। अब अपन क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो जनरली जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं 4s में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे लूज हो जाएंगे। तो ये लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाना चाहिए, स्कैंडियम प्लस बन जाना चाहिए, लेकिन स्कैंडियम +2 बन जाना चाहिए, लेकिन स्कैंडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18 और 3d1। ये एक तो और भी कम स्टेबल है, तो जैसे ही जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए एक और रिमूव हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, आर्गन 18 बच जाएगा सिर्फ, जो कि बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है और वो स्कैंडियम अचीव करना चाहेगा। यही वजह है कि स्कैंडियम जनरली 2 इलेक्ट्रॉन नहीं तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +3। जिंक का जो सीन है वो क्या है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 4s2 3d10। एक बार जब वो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए वैसे भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, +3 शो करना है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वैसे भी जनरली ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और ये बिल्कुल लूज नहीं करने वाला क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बहुत ही स्टेबल है, जिसमें आर्गन 18 है और डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इसे कहते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये लूज नहीं करना चाहेगा। यही वजह है कि जिंक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कौन सी, +2। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Mn जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 4s2 3d5। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड की जाती है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन है वो और D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो। तो S में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5। कैसे पता चला, D जो होता है उसमें कितने अपने होते हैं ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे, 7। यही वजह है कि 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और ये 3D सीरीज में मैक्सिमम है। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ विच एलिमेंट।
यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जैसे 5 से ऊपर की, +6 +7 वगैरह, तो अक्सर जो होगा वो किसके साथ होगा? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही होगा। ऐसा क्यों? +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में इतने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ही होगी, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का नहीं, कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही शो करेगा। कारण है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की दोनों की एटॉमिक साइज छोटी होती है, जिससे न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो इफेक्टिव बन जाता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इवन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर था। एक और पॉइंट, अगर +2 ऑक्सीडेशन और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कंपाउंड शो कर रहा है, उसका जो मेटल आयन है, तब तो वो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड होगा। और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो वो कैसा होगा? कोवैलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। एक और पॉइंट देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। एक तो अपन ने देखा कि अगर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है, +1 वाला भी काउंट कर लें, तो ये तो कैसे होंगे? आयोनिक होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कैसे होंगे? कोवैलेंट होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? कोवैलेंट होंगे। एक और रिलेशन है कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो बेसिक, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एम्फोटेरिक, बोले तो बोथ बेसिक और एसिडिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो एसिडिक। इन दो लास्ट पॉइंट को यूज करके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कुछ कंपाउंड दे देते हैं और अरेंज करना होता है कि इनमें एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, या फिर इनमें से आयोनिक कौन सा है और कोवेलेंट कौन सा है। तो सबसे पहले अपन को जो भी कंपाउंड दे उसमें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला लेता हूँ TiO। अब TiO में अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? Ti जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह X लिख देंगे, और बाकी की तो अपन को पुट करनी होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, इक्वल में कितना लिख देंगे? 0, तो कितना आ जाएगा? X = 2। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? 2। इसी तरीके से MnO में भी कितनी आ जाएगी? 2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोले तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये बेसिक होगा। और +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड कैसे होते हैं? आयोनिक। जैसे V2O3 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? V2O3 का अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। कितने एलिमेंट है? 2, तो 2 इसकी अपन को फाइंड करनी है, इसलिए X पुट कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के नीचे 3, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2, इक्वल में क्या लिखेंगे? 0, तो 2x - 6 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? 6/2, बोले तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3, तो +3 आ गई। ठीक, ऐसे कैसे? Mn2O3 में भी 3 आएगी, क्योंकि 3 है इसलिए ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा, और 3 तक तो आयोनिक होता है तो ये भी आयोनिक होगा। MnO2 की जब निकालेंगे तो +4 आएगी, ये भी एम्फोटेरिक होगा, और +3 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये कोवेलेंट हो जाएगा। ऐसे कैसे? MnO3 और CrO3 में फाइंड करेंगे, सिमिलर पैटर्न से फाइंड करके देखना। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसमें एसिडिक हो जाता है, और कंपाउंड कैसा है? कोवेलेंट। Mn2O7 ये भी एसिडिक है, और ये भी कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट। एक और चीज़, अगर पूछे कि MnO3 और Mn2O7 में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, Cu+ और Cu+2। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, Cu जो होता है आर्गन 18 4s1 3d10 होता है। Cu+ जब बनता है तो आर्गन 18 और 3d10 हो जाता है, लेकिन Cu+2 जब बनता है तो आर्गन 18 और 3d9 होता है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन को कंपेयर करना है। यहाँ पर आर्गन 18 और 3d10 दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड है तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि यहाँ 3d9 पार्शियली फिल्ड है तो ये कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब Cu+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू Cu+2 के। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो देखो, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उन्हें कैटालिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो
क्या कारण है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैटालिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं? तो पहला कारण है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल बोले तो डी पार्शियली फिल होता है जनरली, और इसकी वजह से वो जनरली कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर पाते हैं, शो कर पाते हैं। और साथ ही में इनकी एक टेंडेंसी होती है रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाने की। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर वो रिएक्टेंट नॉर्मली रिएक्शन करते हैं तो इस पाथ को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और ये इतनी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट कोई ले लूं तो वो रिएक्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाते हैं, और उस इंटरमीडिएट के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैटालिस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इंटरमीडिएट बनाना, और ये इंटरमीडिएट जो होता है वो अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाता है, और ये अल्टरनेट पाथ जो ये नॉर्मल पाथ था ये अल्टरनेट पाथ था, और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और इसी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, कैटालिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। एक और तरीका, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है अपनी अच्छे से एडजॉर्बेंट होता है, तो अपनी सरफेस पे क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करेंगे। एड्सॉर्ब करेंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आएंगे, और उनपे क्या हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है। साथ में वो जब सरफेस पे एड्सॉर्ब करेंगे तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो एनर्जी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है यूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस वजह से भी ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या करते हैं, अपन कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी याद रखने आपको जिसमें ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो, कैटालिस्ट हो। जैसे वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की रिएक्शन, उसमें निकल कैटालिस्ट होता है। N2+3S2 से 2NH3 हेबर प्रोसेस, उसमें Fe कैटालिस्ट होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस की ये एक रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग से भी पूछी जा सकती है, जिसमें अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO और वाटर बनाता है, और इसमें कैटालिस्ट कौन सा होता है, प्लेटिनम, ये भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इथीन जो है पॉलीथीन बनाता है, और इसमें TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड है, ये कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं। तो ये आप रिएक्शन है एग्जांपल के फॉर्म में याद रखें कि ये एग्जांपल है कि भाई हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट को कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं। और क्या कारण है, ये ऊपर के दो कारण है, कोई तकलीफ नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक, आपको क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से चूज करके बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक। तो कैसे चूज करेंगे अपन, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ये मैंने चैप्टर 1 में एक्सप्लेन किए हैं आपको। वैसे वो टॉपिक कट हो चुका है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं चैप्टर 1 का जो सबसे लास्ट पार्ट है उसमें ये सब एक्सप्लेन है, तो आप वहां देख सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उस पर क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कोई पर्टिकुलर कंपाउंड या आयन दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अपन ने कलर्ड वाले में देखा था, और फिर पूछेंगे कि ये इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। तो कैसे बताना है, ठीक कलर्ड की तरह ही आपको सिर्फ ये देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो वो डाईमैग्नेटिक होगा। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो किसकी वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, एब्सेंट है तो डाईमैग्नेटिक। ठीक है, एक ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ये भी वहां पर एक्सप्लेन, आप एक बार वो लेक्चर जरूर देखें। जो होते हैं दो तरह के इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन की वजह से जिसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और एक अपनी जगह पर घूमने को जिसको कहते हैं स्पिन मोशन। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो अपने मैग्नेटिक बनेगा उसे अपन मैग्नेटिक मूवमेंट को अपन किससे शो करेंगे, म्यू एल से, और स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा उसे अपन म्यू एस से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, अपने फिजिक्स में किया होगा, इसी के फॉर्म में अपन मैग्नेटिक टेंडेंसी को मेजर करते हैं, और इन दोनों का सम करके म्यू निकालते हैं जिसे मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा उसके पीछे अपन बी एम लगाएंगे जिसे कहेंगे बोर मैग्नेटॉन। एक बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से फाइंड की जा सकती है, EH4πmc, जहां E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लांक कांस्टेंट, M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C क्या है अपने वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक bm की वैल्यू इससे फाइंड कर देंगे। अब अपने यहां पर फिजिक्स तो है नहीं अपने, तो अपने यहां क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो जो अपन को आयन देंगे तो अपन को पहचानना होगा कि पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक, वो तो आसानी से पहचान लेंगे
कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डाईमैग्नेटिक। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। क्या करो? काउंट करो और इस फॉर्मूले में n की जगह पुट कर दो। जिसका म्यू ज्यादा आएगा वो ज्यादा मैग्नेटिक, जिसका म्यू कम आएगा वो कम मैग्नेटिक, जिसका म्यू जीरो आ जाएगा वो डाई मैग्नेटिक, क्योंकि म्यू जीरो आने का एक ही तरीका हो सकता है, एन की वैल्यू क्या पुट की जाए? जीरो। जैसे मान लो Cu+2 दे दे और क्या चेक करो, तो पहले Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्या था? आर्गन 18 3d9। फिर डी के सिर्फ डी वाले यहां पे रखने, एस के अनपेयर्ड नहीं रखने, सिर्फ डी के। तो D9 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिल कर दिए। कितना अनपेयर्ड आ रहा है? 1। तो n की जगह कितना पुट कर दिया? 1। ठीक है, या 1 पुट कर दिया तो कितना आंसर आ गया? √3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? √3 बोर मैग्नेटॉन। अगर इसका कंपैरिजन किसी और से करने को कहे तो उसका भी अपन बोर मैग्नेटॉन निकाल लो। अगर उसका जो अपने मैग्नेटिक मोमेंट और बोर मैग्नेटॉन में जो आंसर आएगा वो इसके म्यू से ज्यादा है तो इससे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, इससे कम आ रहा है तो वो कम पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, एकदम सिंपल। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन है, अभी पहले अपन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+2। तो सबसे पहले देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18 4s2 3d6। अगर Fe+2 बनाना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा Fe+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 4s में से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18 4s0 3d6। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें आर्गन 18 की जगह आर्गन 18, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, d में कितने फिल करने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा √24 बोर मैग्नेटॉन। एक और चीज, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। वैसे भी जब म्यू का आंसर 0 नहीं आ रहा तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते ही पैरामैग्नेटिक बता सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट एन की वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। एक और चीज, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि Fe+2 में से और Fe+3 में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, Fe+3 ज़्यादा स्टेबल होगी, अब आप कारण बताना। ठीक है, नेक्स्ट है अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखो पहले ये समझते हैं कि इंटरस्टिशियल क्या है। तो जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर में क्रिस्टल लैटिस बनाया था किसी सॉलिड का, तो अपन ने देखे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जब वो अरेंज हो जाते हैं तो उनके बीच बीच में गैप रहता है। इस गैप को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और ट्रांजिशन एलिमेंट में स्पेस काफी बड़ा होता है और इस स्पेस में छोटे पार्टिकल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनको यहां पर क्या कर सकते हैं? ऑक्यूपाई कर सकते हैं। फिर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे और जो कंपाउंड बन जाएंगे उनको क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय ट्रैपिंग, मतलब ऑक्यूपाई कर लेना किसको? स्मॉल एटम, छोटे ही एलिमेंट आ सकेंगे क्योंकि गैप छोटा होता है। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट कहां पर? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। उसे अपन किसके? क्रिस्टल लैटिस के डी ब्लॉक एलिमेंट के, उसको अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहेंगे। जैसे टाइटेनियम कार्बाइड, तो Ti जो है वो कार्बन को क्या करेगा? ऑक्यूपाई। यहां पर मैग्नीज का जो क्रिस्टल लैटिस है वो नाइट्रोजन को, या आयरन का क्रिस्टल लैटिस हाइड्रोजन को। ठीक है, एक अपनी बुक में स्टील का एग्जांपल दे रखा है। तो स्टील जो होता है वो क्या करता है? आयरन जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करता है? ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करता है? मैं लिखना भूल गया यहां पर। किसको करता है? कार्बन को। किसको करता है? कार्बन को। तो आयरन और कार्बन का एलॉय होता है वो क्या होता है? स्टील होता है। प्रॉपर्टी देखें अपन, तो जनरली ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होंगे बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगे, ज्यादा इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और इनर्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, इनर्ट क्यों होंगे? इनकी सारा मतलब जो वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थी वो फुल हो गई। ठीक है, और ये जो बीच बीच का गैप है ये भी फिल हो गया, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड सब्सटेंस, उसे अपन क्या कहेंगे? एलॉय कहेंगे, जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस कम से कम मेटल होना चाहिए। दोनों मेटल हो सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। तो ये जो होमोजीनस मिक्सचर बनेगा, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, उसे अपन क्या कहते हैं? एलॉय। अब ट्रांजिशन एलिमेंट ही एलॉय क्यों शो करता है? इसका कारण एकदम सिंपल सा है। देखो एलॉय बनाने के लिए दोनों को मिक्स किया जाएगा और ये तब पॉसिबल है जब एक एटम
दूसरे वाले एटम की जगह पर आ सके, और ये आने के लिए उन दोनों की साइज एक जैसी होनी चाहिए। और अपन ने जब एटॉमिक साइज देखी थी ट्रांजिशन एलिमेंट की, तब अपन ने देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज चेंज होती है, लेकिन ज्यादातर ये एटॉमिक साइज का ट्रेंड जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और सेम रहने की वजह से एक कोई पर्टिकुलर एटम किसी दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट के एटम को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, और आसानी से क्या बना सकता है, एलॉय बना सकता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो टेंडेंसी रखते हैं एलॉय बनाने की, जैसे ब्रॉन्ज कॉपर और जिंक से बनता है। ये आपकी बुक में दे रखा है मैग्नीज स्टील, जो कैसे बनाते हैं, आयरन में Mn मिक्स करके। अब ऐसा क्यों बनाते हैं, उसका कारण क्या है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। एटॉमिक साइज जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं और आसानी से मिक्स हो जाएंगे और होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि क्या होता है, एलॉय। एलॉय की प्रॉपर्टी क्या होगी, एलॉय जो होंगे हार्ड होंगे, कंपैरेटिवली लाइट वेटेड भी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, और कोरोजन के टूवर्ड्स में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। यही वजह अपन घरों में स्टील के बर्तन यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना जो डी ब्लॉक वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक और करना है, वो है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक पहले भी बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन था और उसमें से भी कुछ टॉपिक आपके इस बार सिलेबस से कट हो चुके हैं। तो एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें एफ ब्लॉक के बारे में देख लेंगे और ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। तो खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।